नमस्कार विद्यार्थियों। आज केमिस्ट्री या रसायन शास्त्र में हम परमाणु, अणु, परमाणु भार और अणु भार के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही हम सीखेंगे अणुसूत्र और अणुसूत्र से अणुभार निकालना। तो सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं एक शब्द जो है परमाणु। तत्व का सूक्ष्मतम भाग। तत्व का सूक्ष्मतम भाग जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है ना। तो तत्व का सूक्ष्मतम भाग जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है परमाणु कहलाता है और विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है। मतलब कहना ये चाहते हैं कि रासायनिक क्रियाएं अगर करना हो तो रासायनिक क्रियाएं किस रूप में होती है? परमाणु रूप में। छोटा, छोटा नहीं, सबसे छोटा, ये लिखा है अपन ने। सूक्ष्म नहीं, सूक्ष्मतम, मतलब इससे छोटा करना संभव नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, स्वतंत्र अवस्था में, मतलब अकेले में कभी भी मिलने वाला नहीं है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं है। तीसरी बात, रासायनिक क्रियाओं में क्या लेता है? भाग। कौन भाग लेता है? परमाणु। तो रासायनिक क्रियाओं में भाग लेने वाले सूक्ष्मतम कण को हमने नाम दिया है परमाणु और दुनिया इसी को जानती है एटम से। तो दुनिया में बहुत सारे तत्व हैं और वह जो तत्व है उन तत्वों का एक संकेत होता है और उस संकेत के साथ साथ उस तत्व के बारे में हमें पता होना चाहिए परमाणु भार और परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, ये चार बातें हमें यहां पर सीखना है। तो शुरुआत करते हैं इनसे। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं, मेरे पास तत्व का नाम है कार्बन। अब कार्बन को लिखने का संकेत मेरे पास में C है। C को कुछ मैं इस तरह से लिखूं कि यहाँ 6 और यहाँ पर 12। तो ध्यान देने वाली बात है कि ये जो है ये 6 ये क्रमांक है, तो परमाणु क्रमांक हो गया है 6 और ये जो माथे पर लिखा है ये भार है, भार, और ये भार हो गया है 12। तो आज से कोई पूछेगा कि कार्बन का परमाणु भार कितना है तो हमारा जवाब रहेगा 12। 12 इकाई 12 AMU होता है। अब अगर हम आगे बढ़े तो दुनिया ने जिसको आवारा तत्व कहा है वह आवारा तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम दिखाते हैं H से। H में नीचे एक ऊपर एक, तो ये एक जो है ये क्रमांक है और ये माथे पर लिखा हुआ एक जो है परमाणु भार है। फिर अगली बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन को हम N से दिखाएंगे। यहां पर 7 और यहां पर 14, तो क्रमांक हुआ है 7, वजन भार क्रमांक भार वजन 14 होगा। नाइट्रोजन के बाद में हमारे लिए है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का संकेत है O 8 और यहां पर 16। ये क्रमांक है 8, वजन है, भार है 16, जो कि मुझे याद होना चाहिए। ये चारों के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो ये चारों की जानकारी हम हमारे सामान्य ज्ञान के रूप में यहाँ पर लगा रहे हैं कि कार्बन है 12 का, देखो माथे पर भार, नाइट्रोजन है 14 का ऊपर, ऑक्सीजन है 16 का और एक है हाइड्रोजन 1 का। तो ये जो हमने पढ़ा है इसको हमने एक चार्ट के रूप में ऊपर लिख दिया है। आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को।
तो हमने सीखा, हमने जाना भार और क्रमांक को। आगे बढ़ाते हैं। क्या है कि दुनिया में परमाणु हैं। परमाणु जब आपस में मिलते हैं, अपन ने कहा था ना परमाणु आपस में मिलते हैं, मिलते नहीं क्रियाएं करते हैं। तो जब परमाणु आपस में क्रियाएं करते हैं तो क्रियाओं के बाद में जो नया उत्पन्न होता है उसको कहते हैं अणु। अणु को अंग्रेजी में मॉलिक्यूल कहते हैं। तो बिल्कुल साधारण सी बात, परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास में एक हाइड्रोजन का परमाणु है, एक हाइड्रोजन का परमाणु और ले लिया तो दो हो गए, इसलिए 2H लिखे। यह दोनों हाइड्रोजन के परमाणु ऑक्सीजन के परमाणु के साथ में मिल गए, तो मिल गए तो मिलने के बाद में जो बनता है उसको कहते हैं H2O। इस H2O को हम कहते हैं पानी। तो पानी का एक सूत्र नजर आना शुरू हो गया है, उस सूत्र को हम कहते हैं H2O। पानी क्या है? तो पानी द्रव पदार्थ है, पर इस पानी के अणु को लिखने का एक सूत्र बनाकर रखा है, उस सूत्र को हमने कहा है अणु सूत्र। तो ये H2O क्या है? तो ये H2O पानी को केमिस्ट्री में लिखने के लिए एक सूत्र बनाते हैं, उस सूत्र को कहते हैं अणु सूत्र। तो यह पानी का अणु सूत्र है। फिर वही कहानी कि पानी क्या है? पानी वो आइटम है जो दूसरे मेहनत करे तो उस पर फेर सकते हैं। पानी वो है जो नहाने के काम में आता है, पानी वो है जो धोने के काम में आता है। पानी पानी है। कभी कभी हम दूसरों को पानी पानी कर देते हैं, वो पानी नहीं है। पानी है क्या? तो पानी के बारे में बात जब चलती है तो हम कहते हैं कि पानी यौगिक है। क्या है? यौगिक। तो अब हमारी जिंदगी में नए नए शब्दों का समावेश होना शुरू हुआ है। एक कौन हुआ? अणु। एक कौन हुआ? यौगिक। तो मेरा कहना है कि यौगिक का सूक्ष्मतम, अभी अपन ने क्या पढ़ा था? तत्व का, पर अब किसका? यौगिक का। यौगिक का सूक्ष्मतम भाग क्या कहलाता है? अणु। तो अणु की परिभाषा अपने पास में हो गई। यौगिक के सूक्ष्मतम भाग को अणु कहते हैं। दूसरी बात, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, बाटल में पानी भरा हुआ रहता है, रह सकता है। तीसरी बात, रासायनिक क्रियाओं में भाग नहीं लेता है। कौन नहीं लेता है? अणु। कौन लेता है? परमाणु। तो जब कहानी निकली तो हमने यहां पर नई चीज शुरू करी। वो जो नई चीज है उसको कहते हैं अणु। अणु को अंग्रेजी में कहते हैं मॉलिक्यूल। परिभाषा, यौगिक का सूक्ष्मतम भाग जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और रासायनिक क्रियाओं में भाग नहीं लेता है। रासायनिक क्रियाओं में भाग नहीं लेता है, उसको हम कहते हैं अणु। उनको हम क्या कहेंगे? अणु। तो अब हम प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हमने ऐसा कहा कि परमाणु आपस में मिलकर
अणु बनाते हैं, अणु बनाते हैं, अणु बनाने के लिए परमाणु चाहिए। अब अणुओं की जब कहानी निकली तो अणु दो प्रकार के हैं, समपरमाणुक अणु और दूसरा है विषम परमाणुक अणु। अब नई कहानी शुरू। वह अणु जिसके सभी परमाणु एक जैसे होते, वह अणु जिसके सभी परमाणु समान होते हैं, वह अणु जिसके सभी परमाणु समान होते हैं उसे कहते हैं समपरमाणुक अणु। उदाहरण के माध्यम से ये है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का निर्माण करने के लिए एक ऑक्सीजन और दूसरा भी ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन मतलब दोनों एक जैसे ही तो हैं। तो जब दोनों परमाणु समान होते हैं तो उसको कहते हैं समपरमाणुक अणु, जिसका उदाहरण है ऑक्सीजन, जिसका उदाहरण है हाइड्रोजन, और भी बहुत सारे हैं। परिभाषा, वह अणु जिसमें एक से ज़्यादा प्रकार के परमाणु होते हैं उसे कहते हैं विषम परमाणुक अणु। उदाहरण में अगर देखें तो ये मीथेन, इसमें दो प्रकार के हैं भाई, एक कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन। अणु के प्रकार, अणुओं को दो प्रकार से हमने बांटा है। पहला सम परमाणुक, परमाणविक भी बोलते हैं, समपरमाणुक अणु। वह अणु जिसमें सभी परमाणु समान होते हैं। वह अणु जिसमें सभी परमाणु समान होते हैं समपरमाणुक अणु कहलाता है। उदाहरण में प्यारा वाला उदाहरण हाइड्रोजन, प्यारा वाला उदाहरण ऑक्सीजन, प्यारा वाला उदाहरण नाइट्रोजन। अगला विषम परमाणु, वह अणु जिसमें अलग अलग परमाणु होते हैं, जिसमें अलग अलग परमाणु होते हैं। देखो यहाँ पर अलग अलग हैं और यहाँ पर समान है, समान। उदाहरण में अगर हम बात करें तो वही कार्बन डाइऑक्साइड जो अपन छोड़ रहे हैं, वही जो गोबर गैस से निकलती है मीथेन, और भी अमोनिया, तो ये इनके अंदर एक से ज़्यादा है। इसमें कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, इसमें कार्बन और इसमें हाइड्रोजन है, इसमें नाइट्रोजन और इसमें हाइड्रोजन है। तो ये हो गए विषम परमाणु। आगे चलकर हमने अणु के और भी प्रकार बनाए। तो अणुओं के फिर अगला जो वर्गीकरण या प्रकार है उनमें अगर हम देखें तो हमने कहा एकल परमाणुक अणु।
वह अणु जो एक परमाणु से मिलकर बना होता है उसको कहते हैं एकल परमाणुक अणु। जैसे हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, इस तरह से। तो ये सब एकल परमाणुक अणु हैं, मतलब इनके अणु को बनाने के लिए केवल एक ही परमाणु लगा, तो एकल परमाणुक अणु। फिर उसके बाद में वही दो लगे तो द्विपरमाणुक अणु। वह अणु जिसके निर्माण में दो परमाणु लगते हैं, दो, उनको कहते हैं द्विपरमाणुक अणु। उदाहरण अपना नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब द्विपरमाणु है। देखो ना, दो दो लग रहे हैं। फिर तीसरा त्रिपरमाणु, ऐसे नहीं करते हैं, फिर हम बोलते हैं बहुपरमाणुक अणु। और बहुपरमाणुक अणु मतलब वह अणु जिसमें दो से ज़्यादा परमाणु होते हैं, तो दो से ज़्यादा वालों को बोलते हैं बहुपरमाणुक। बहुपरमाणुक में एक भयंकर उदाहरण कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा भयंकर मीथेन, तीसरा भयंकर सर बहुपरमाणुक में इनके अलावा, अरे भाई इसमें एक और है ना, ओजोन ले लो, ओजोन। देखो समझो, ये ओजोन जो है ये बहुपरमाणुक है, पर साथ में सम है कि विषम, तो हमारा उत्तर रहेगा सम। ये तीनों भी कैसे हैं? सम है, सम। ये तीनों कैसे हैं? विषम। पर ये समपरमाणुक है। अब यहीं से हमारी जिंदगी में एक नया शब्द निकल कर आता है, उसे हम कहते हैं परमाणविकता। क्या कहने वाले हैं बच्चों? परमाणविकता। परमाणविकता को समझते हैं। अणु होगा, अणु, अणु में कौन होंगे? परमाणु। परमाणुओं की क्या होगी? संख्या, कितने हैं। तो अणु में परमाणुओं की संख्या को ही परमाणविकता कहते हैं, एटॉमिसिटी। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक लिया था जिसका नाम लिया था ओजोन। ओजोन के अंदर O3 मतलब 3 परमाणु हैं, इसीलिए विकता, ओजोन की परमाणविकता कितनी हो गई? 3। उसी तरह से मेथेन, मेथेन का सूत्र होता है CH4, इसकी परमाणविकता कितनी हो गई? तो 4 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन, कितने हैं? तो इसकी परमाणविकता कितनी हो गई? 5। फिर हम बात करते हैं, हमारे पास में है अमोनिया। अमोनिया, अमोनिया का सूत्र होता है NH3। अगर इसकी परमाणविकता चेक करें तो इसकी परमाणविकता 1 और 3 ये, तो टोटल कितने हो गए? 4। तो ये हमारे पास में परमाणविकता शब्द आया, जिसका भी हमने वर्णन सीखा। तो हमने अभी तक परमाणु क्या है, अणु क्या है, अणुओं के प्रकार, अणुओं के प्रकार में अगर हम बात करें तो हमने सम और विषम, एकल परमाणुक, द्विपरमाणुक और बहुपरमाणुक अणु के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने उनकी जानी परमाणविकता। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अणु सूत्र। ये लिखा अणु और ये लिखा सूत्र। यौगिक के क्या होते हैं? अणु। अणु में अभी अभी सीखा अपन ने, कौन होते हैं?
परमाणु। तो यौगिक के अणु में परमाणुओं की वास्तविक संख्या दर्शाने वाला, बताने वाला, दिखाने वाला जो सूत्र होता है, उस सूत्र को हम कहते हैं अणु सूत्र या अंग्रेजी में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ध्यान देने वाली बात है, परमाणुओं की क्या बताएगा? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या बताने वाला सूत्र अणु सूत्र कहलाता है। तो अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास में है यौगिक, यौगिक का नाम। अभी अभी अपन ने एक यौगिक पढ़ा था, मछली जल की रानी है। जल, जल मतलब पानी, ये पानी। तो यौगिक का अब हम लिखना चाहते हैं अणु सूत्र। तो नाम के बाद में अणु सूत्र। अभी अभी आपने देखा H2O। देखो बच्चों, अब बता रहा है ये क्या क्या बता रहा है। इसमें 2 प्रकार के परमाणु हैं, 2 प्रकार के परमाणु है ना। कौन कौन से? तो बोले एक है हाइड्रोजन और दूसरा कौन है? ऑक्सीजन। फिर हमको यह बता रहा है कि हाइड्रोजन कितने हैं, तो हमने कहा हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। तो परमाणुओं की संख्या जिसने बताई वह कौन है? अणु सूत्र। तो अणु सूत्र को जब मैं देखता हूं तो उसे देखकर मैं उसका निकाल सकता हूं अणुभार। अब अणुभार निकालना है। तो अगर हम बात करें, तो अगर किसी का अणुभार चाहिए, देखो अणुभार निकालना हो किसी का भी, वैसे तो तेजी से निकाला जा सकता है, पर अपन बिल्कुल बेस से अणुभार। तो अणुभार निकालना हो तो संख्या, किसकी संख्या लो? परमाणु की। परमाणु की संख्या गुणा भार। किसका भार लो? परमाणु का। तो यहां पर लिखना है परमाणु की संख्या और यहां पर परमाणु का भार। अगर मेरे पास में दूसरा भी कोई हो तो उसका भी ऐसा ही करना है और दूसरे का फिर जोड़ना है, और जोड़ने के बाद में जो कुल आएगा वही आपका क्या निकलेगा? अणुभार। तो देखो शुरू करते हैं अणुभार। अणुभार निकालना हो तो अणुसूत्र देखा, जिसमें पहला कौन दिखा? हाइड्रोजन। ये देखो हाइड्रोजन कितने हैं? ये 2, ये लिख दिया। कितनी संख्या है उनकी? संख्या, माफ कीजिएगा, पहले हमने लिखी संख्या। संख्या कितनी है? 2। फिर उसका भार कितना है? तो ये देखो भार 1 है ऊपर, ये 1, 2 एकम 2। फिर ये क्या लिखा? प्लस। अगला कौन? ऑक्सीजन। कितनी संख्या है? तो बोले 1। 1 का भार कितना है? संख्या गुणा भार, संख्या गुणा भार, संख्या गुणा भार, तो ये 16। अब आप खुद देखो कि 2 एकम 2, 16 एकम 16, 16 और 2, तो ये निकल कर आया 18। तो अब हम कहेंगे कि हमारे पानी का अणुभार 18 है। तो कैसे निकाला वो मैं फिर से आपको रिपीट करके बताता हूँ। संख्या गुणा भार, संख्या गुणा भार, संख्या गुणा भार, संख्या गुणा भार, सबके संख्या गुणा भार करूंगा और सबको जोड़ दूंगा। जोड़ना, तो यहां पर आ गया 18। अगले सवाल के माध्यम से फिर सीखते हैं। हमारे पास में यौगिक है, उस यौगिक का नाम है हाइड्रोजन। ये लिख दिया मैंने हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का फिर पूरा करा आगे का प्रोग्राम, तो पर ऑक्साइड।
तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को हम लिखते हैं H2O2। देखो दिमाग में, कितनी हैं, बोले 2 हैं। कितने हैं, बोले 2 हैं। कितने हो गए, 4। नहीं, गलत गलत काम। कितने हैं, 2, और 1 का वजन कितना है, 1, तो 2 एकम 2। दूसरा कौन है, ऑक्सीजन। कितने हैं, 2, संख्या 2, भार 16। कितने हो गए, 32। 32 में 2 जोड़ो, कितने हो गए, 34। तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का भार 34 है। और आगे बढ़ाते हैं, देखो तीसरा बेंजीन। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। अब आया न मजा। कितने हैं परमाणु, इसमें परमाणु 12 है। 12 मतलब इसकी परमाणविकता अपन ने अभी पढ़ी थी, अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 6 और 6 12। इसकी परमाणविकता कितनी हो गई, 12। अब अगर हम बात करें तो संख्या कितनी, 6। वजन कितना कार्बन का, कार्बन का वजन ये अपन ने याद ही करके रखा, 12। तो 12 गुणा 6, 12 6 72। हाइड्रोजन कितने, 6। संख्या कितनी, 1। 6 कम 6, 72 और 6 78। तो यहाँ से हमको समझ में आता है कि बेंजीन जो है, बेंजीन, उस बेंजीन का अणुभार कितना आया है, 78। चौथा, आगे और बढ़ते हैं। अगला जो है उसका नाम है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। तो पहला तो प्रश्न यही है मेरे पास में कि परमाणविकता कितनी है, परमाणविकता। तो परमाणविकता निकालना हो तो इन सबको जोड़ लो भाई, 6 और 12 18 और 6 24। 24 है इसकी परमाणविकता, 24। अब निकालने बैठे हैं हम अणुभार। संख्या 6, वजन 12। क्यों, क्योंकि कार्बन का है। संख्या, वजन, भार 1। संख्या 6, वजन 16। 12 में 6 का गुणा किया 72। 12 एकम 12, 16 पंजे 80 और 6 96। याद करो, इन तीनों को जोड़ लेते हैं। 6 4 10, 9 10 10 17 और 1 18, 180। तो याद ही रह जाता है कई बच्चों को कि ग्लूकोज का अणुभार 180 होता है। अणुसूत्र के बाद अब हम मूलानुपाती सूत्र पढ़ना शुरू करने वाले हैं। मूलानुपाती सूत्र की कहानी भी देखते हैं क्या होता है। तो ये लिखा मैंने, मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र को हम कहते हैं सरल सूत्र, एम्पिरिकल फॉर्मूला भी कहते हैं। तो मूलानुपाती सूत्र की कहानी अब आगे निकालते हैं। क्या बोला है, इसको हटाते हैं पहले। यौगिक में अणु होते हैं, तो यौगिक के अणु में परमाणुओं का सरल अनुपात, याद करो सरल सूत्र क्यों बोला, क्योंकि सरल अनुपात होता है। तो सरल अनुपात बताने वाला सूत्र कहलाता है मूलानुपाती सूत्र या सरल सूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र क्या बताता है, सरल अनुपात। वास्तविक संख्या कौन बताता है, अणु सूत्र। अब बात आई कि सरल अनुपात क्या, सरल अनुपात मतलब छोटा।
और आप जानते हो छोटा करना हो तो काटना पड़ता है, कुछ 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 काटना मतलब भाग देना, ठीक। तो भाग देने से अपन आगे बढ़ेंगे। तो फिर से वही कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में कौन है, यौगिक। अभी अभी हमने प्यार से एक यौगिक का नाम लिखा था, हाइड्रोजन परऑक्साइड। और अगर आप धीरे धीरे चीज़ें याद करते चलेंगे तो बहुत अच्छा है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का आपने यहाँ पर देखा था अणुसूत्र। जब आपने अणुसूत्र देखा तो यहाँ पर लिखा H2O2। अणुसूत्र देखने के बाद में आपने निकाला था अणुभार। फिर से वही कहानी, 2 और 32, 16 दूनी 32, क्योंकि एक का वजन 16, 16 2, 16 दूनी 32, 32 और 2 जोड़े 34। अब मुझे चाहिए मूलानुपाती सूत्र। अब मूलानुपाती सूत्र चाहिए तो इस सूत्र को छोटा करना है। छोटा करना मतलब भाग देना है। तो भाग मैं इसमें देता हूं 2 से। 2 से 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 1 बार। ऑक्सीजन का दिया तो कितनी बार गया, 1 बार। तो यहां पर अब मेरे पास में छोटा सूत्र बना HO। अब मूलानुपाती सूत्र अगर निकल गया है तो मेरी जिंदगी अब बाहर से कम नहीं है। मूलानुपाती भार भी निकाल सकता हूं मैं। वही हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16, ये कितना होगा, 17, 17। ये एक बार फिर से अगले यौगिक से करते हैं। याद करो थोड़ी देर पहले बेंजीन आया था, बेंजीन बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला लिखा था C6H6। अणुभार निकालना है, 12 गुणा 6, 12 6 72, 6 कम 6 72 और 6 78, ये हो गया। छोटा करो छोटा करो छोटा करो, भाग दो, कितने से भाग दो, 6 से। किसी के दिमाग में है सर 6 से ही क्यों, अरे भाई 6 से दोगे तो सबसे छोटा हो जाएगा, 6 इधर भी और 6 इधर भी। अचानक से कहीं कहा है, बोले सर और छोटा कर लेते 12 से। नहीं, संख्या पूर्णांक होना चाहिए। अगर आप 12 से भाग दोगे तो यहाँ पर आधा आ जाएगा, 0.5, जो होता नहीं है। तो यहाँ पर कार्बन भी 6 और हाइड्रोजन भी 6, तो 6 से भाग दिया तो यहाँ पर 1 बचा, यहाँ भी 1, तो क्या बन गया, CH। अब मूलानुपाती सूत्र बन गया है तो भार भी निकाल सकते हैं। 12 का और हाइड्रोजन 1 का, 12 और 1 13, ये लिख दिया 13। 13 13 13, कुछ नहीं मेरा। ऐसा कहने वाले लोग आपको दुनिया में बहुत मिलेंगे। क्या बोल रहा हूँ, 13 13 13, कुछ नहीं मेरा। ऐसा बोलने वाले दुनिया में लोग बहुत मिलेंगे। चलो आगे बढ़ाते हैं। बेंजीन के बाद में अगर हम अगला बढ़े तो हाइड्रोजन परऑक्साइड, परऑक्साइड के बाद में बेंजीन, बेंजीन के बाद में अगर हम बात करते हैं तो अभी अभी अपन ने पढ़ा था ग्लूकोज। जिंदगी में हमको ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज चाहिए तो ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। याद दिलाते हैं, 12 का है 1, 12 6 72, धन 12 एकम 12। एक है ऑक्सीजन 16 का, बीच में से देखोगे समझ में नहीं आएगा, 16 16 गुणा 6, 16 6 96, इन सबको जोड़ा 180 आया, तो ये 180। अब मुझे करना है छोटा, छोटा करना है तो क्या देना है, भाग। भाग दिया इसको कितने से, 6 से। कितनी बार गया, 1 बार, वो लिखा 1। इसको दिया कितने से, 6 से। कितनी बार गया, 2 बार। CH2 कितनी बार, पहले तो किससे, 6 से। कितनी बार, 1 बार। CH2O। अब यहां से कार्बन तो बोले 12 का, हाइड्रोजन 2, एक एक के हैं तो 2 हो गए, और ऑक्सीजन 16, 16 2 18 2 20 और 31, ये 30 हो गया।
तो इसका हमने मूलानुपाती भार भी निकाल लिया, जो कि कितना है 30। तो वास्तविक संख्या बताने वाला अणुसूत्र है, सरल अनुपात बताने वाला मूलानुपाती सूत्र है। अब अगर हम बात कर ही रहे हैं तो एक और मैं आपको बता देता हूं। 4 नंबर पर हम बात करते हैं एथीन की। अब एथीन का सूत्र होता है C2H4। पहले इसका निकालेंगे अपन अणुभार। 12 दूनी 24, 24 में 4 जोड़े 28। अब इसका बनाना है अपन को मूलानुपाती सूत्र। छोटा करो छोटा, भाग दिया 2 से तो 1 बचा, भाग दिया 2 से 2 बार गया CH2। ये इसका मूलानुपाती सूत्र हो गया। 12 और 2 14, ये होगा 14। ये इसका हो गया मूलानुपाती भार। तो यहाँ पर हमने अणुसूत्र, मूलानुपाती सूत्र, अणुभार और मूलानुपाती भार निकालने के बारे में चर्चा की है। आगे अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र में क्या रिश्ता है, मूलानुपाती भार और अणुभार में क्या रिश्ता है, ये हम सूत्र के माध्यम से देखने जा रहे हैं। अब हम अणुसूत्र, मूलानुपाती सूत्र, अणुभार और मूलानुपाती भार में संबंध रखने वाले कुछ सूत्रों की चर्चा करने जा रहे हैं। सवाल हल करने के लिए इनकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अणुसूत्र, और अणुसूत्र बराबर में लिखते हैं n गुणा मूलानुपाती सूत्र। ये एक पहला सूत्र है। अब n क्या है, तो n होता है अणुभार और बटे में मूलानुपाती भार। ये है। अगर आप हल करते समय n का मान 1, 1.5, 2 इस तरह से आ जाए तो आपको ध्यान देना है कि n एक पूर्णांक ही रहेगा, पूर्णांक संख्या ही रहेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसी 5.9, तो 5.9 को आपको 6 मान लेना पड़ेगा, 4.1 4 मान लेना पड़ेगा। ये ध्यान देने वाली बात है, पूर्णांक संख्या। तो एक छोटा सा प्रश्न हम हल करते हैं। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2O है एवं अणुभार 120 है। तब यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल को हल करते हैं। क्या निकालना है, अणुसूत्र। सूत्र लगाया मैंने, अणुसूत्र बराबर n गुणा मूलानुपाती सूत्र। सूत्र लिखने के बाद में मुझे प्रश्न में जो दिया था वो मैंने देखा कि मूलानुपाती सूत्र तो ये है n गुणा CH2O। मुझे किसका मान नहीं पता है, n का। अब n का मान निकालने के लिए भी मेरे पास एक इधर सूत्र है, n बराबर अणुभार बटे में मूलानुपाती भार। तो फिर मैंने कहा कि क्यों ना मेरे पास में n अणुभार प्रश्न में देखो दिया है 120, पर मेरे पास क्या नहीं है, मूलानुपाती भार।
तो फिर मैंने कहा अब क्या करें। फिर मुझे अचानक याद आया कि यार अपने पास सूत्र तो है, मूलानुपाती सूत्र। सूत्र देखा तो मुझे नजर आया CH2O। 12, 2, 16, तीनों को जोड़ा तो आया 30। ये 30 क्या है? मूलानुपाती भार। हाँ, मूलानुपाती भार है भाई, बस यहाँ रखो। 23, 0 0 कट गया, कितनी बार? 4 बार। तो n का मान कितना आया? 4। तो अणु सूत्र बराबर 4 गुणा CH2O। अणु सूत्र बराबर 4 का अंदर गुणा किया तो C4, 4 दूनी 8 और ऑक्सीजन 4, और यही हमारा उत्तर है ना मजेदार। सवाल के साथ में हमको एक और सूत्र याद रखना है जो आगे चलकर काम देगा, वो मैं आपको बता देता हूं। अणुभार बराबर वाष्प घनत्व, और वाष्प घनत्व में अगर 2 का गुणा कर दूंगा तो मेरे पास में अणुभार आ जाएगा। कई बार परीक्षा में मुझे अणुभार देने की बजाय परीक्षक क्या देगा? वाष्प घनत्व। तो जिसकी सहायता से वाष्प घनत्व में 2 का गुणा करके मैं तत्काल अणुभार निकाल लूँगा, और इस तरह से आने वाले सवालों को बड़ी आसानी से मैं हल कर दूँगा। ये यहाँ पर हमारा अणु सूत्र, मूलानुपाती सूत्र, उनके बीच में स्थापित संबंध और उन पर आधारित एक सवाल हमने किया है। तो आज की कक्षा को हम यही समाप्त करते हैं। आगे वाली चर्चा अगली कक्षा में करते हैं। धन्यवाद।